नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। विख्यात वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर का निधन, 87 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। अवैध इमिग्रेशन पर अमेरिका सख्त, वीजा पर लगेगा बैन, कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान मिलेगा, कहा अमित मालवीय ने। महाराष्ट्र सरकार की नई हाउसिंग पॉलिसी, मेरा घर मेरा अधिकार। सब्जी विक्रेता से लेकर मंत्री तक जाने छगन भुजबल का सफर। और मुंबई में मौसम का बदलाव, गरज के साथ बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया। और अब खबरें विस्तार से। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर का आज पुणे में निधन हो गया। उनका निधन लंबी बीमारी के चलते हुआ है। वे 87 वर्ष के थे। नार्लिकर ने न केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसे गूढ़ विषय पर उत्कृष्ट योगदान दिया, बल्कि अंतरिक्ष के रहस्यों को बच्चों के बीच लोकप्रिय भी बनाया। जयंत विष्णु नार्लिकर भारत के लोकप्रिय वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 80-90 के दशक में बच्चों के साथ ही साथ बड़ों को भी ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी दी, जिनके लिए आकाश, तारे, चांद सब जिज्ञासा का विषय भर थे। नार्लिकर ने आसान शब्दों में हमारे बच्चों को ब्रह्मांड की सैर कराई। टीवी पर ब्रह्मांड नामक शो के माध्यम से नार्लिकर ने बच्चों को रॉकेट और अंतरिक्ष विज्ञान की विभिन्न घटनाओं के बारे में बताया। उस पीढ़ी के बच्चे अगर चांद पर जाने, विज्ञान के बारे में जानने या वैज्ञानिक बनने के बारे में सोच पाए तो निश्चित रूप से इसका पूरा श्रेय जयंत नार्लिकर को ही जाता है। नार्लिकर ने ब्रह्मांड में अनेक परिवर्तन, नए सिद्धांत दुनिया के सामने प्रस्तुत किए। अपने कई साक्षात्कारों के माध्यम से उन्होंने दुनिया को ब्रह्मांड के रहस्य आसान शब्दों में बताए। जयंत नार्लिकर एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे। इन विषयों पर उन्होंने गहन अध्ययन किया है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सिखाए मार्ग पर आने वाली पीढ़ी विज्ञान की मदद से ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करती रहेगी। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार की वापसी के बाद से ही अवैध इमिग्रेशन को लेकर कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पहले ट्रंप ने अमेरिका में रह रहे अवैध नागरिकों को उनके देश भेज दिया। इसके साथ ही कई नियमों में बदलाव किया। इस बीच एक बार फिर से ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को भारतीय ट्रैवल एजेंसियों और एजेंटों को तगड़ा झटका दिया है। विदेश विभाग ने साफ कहा है कि भारत में अवैध इमिग्रेशन को बढ़ावा देने वाली ट्रैवल एजेंसियों पर नकेल कसी जाएगी। इसके साथ ही बताया गया कि पिछले दिनों कई अधिकारियों और ऐसी एजेंसियों के मालिकों के वीजे पर रोक लगा दी जाएगी और आगे भी ऐसे कई और लोगों पर रोक लगाई जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि अमेरिकी इमिग्रेशन नीति का मकसद सिर्फ विदेशी नागरिकों को गैरकानूनी इमिग्रेशन के खतरे से आगाह करना नहीं, बल्कि उन एजेंटों को भी जवाबदेह बनाना है जो इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में ऐसे कई एजेंटों पर नकेल कसनी तय है। विदेश विभाग की तरफ से साफ कहा गया है कि हमारी प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा है। इससे किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी अवैध धंधे में शामिल हैं, उन पर आने वाले समय में कार्रवाई जरूर होगी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने कहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयानों पर कुछ लोगों को हैरानी नहीं हो रही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर प्रधानमंत्री को बधाई नहीं दी। इस ऑपरेशन से भारत की ताकत साफ दिखाई दी। अमित मालवीय ने एक फोटो के साथ ट्वीट करते हुए ये बात कही। ये फोटो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और राहुल गांधी की आधी आधी फोटो को मिलाकर बनाई गई है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी के सोमवार को दिए गए ट्वीट के बाद ये सवाल किया है, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा की गई एक कथित टिप्पणी को लेकर कहा था कि ये अपराध है और पाप की श्रेणी में आता है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश को सच जानने का पूरा हक है। बहरहाल, अमित मालवीय ने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जेट विमान गिरे।
डीजीएमओ की ब्रीफिंग में इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने जेट विमान मार गिराए गए। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरवेज पर हमला करके कितने विमानों को नष्ट कर दिया है। अमित मालवीय ने कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा, क्या उन्हें पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान मिलेगा? हर इंसान की बुनियादी जरूरत, और आज महाराष्ट्र सरकार ने इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट की अहम बैठक के बाद राज्य की नई हाउसिंग पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इस नीति को नाम दिया गया है मेरा घर मेरा अधिकार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना का मकसद आम लोगों को कम दाम में बेहतर घर मुहैया कराना है। महाराष्ट्र में आज हमने नई हाउसिंग पॉलिसी लाई है। इस नई हाउसिंग पॉलिसी में सभी प्रकार के लोगों को घर मिले, इसका प्रावधान किया है। इसका टाइटल ही मेरा घर मेरा अधिकार, इस प्रकार का इसका टाइटल हमने रखा है, जिसमें चाहे वो इंक्लूसिव हाउसिंग हो, चाहे स्टूडेंट्स हाउसिंग हो, चाहे कामकाजी महिलाओं का हाउसिंग हो, चाहे सीनियर सिटीजन्स का हाउसिंग हो, चाहे कामगारों का हाउसिंग हो, सब प्रकार के जितने घटक हैं इनका हमने विचार किया है। रेंटल हाउसिंग का भी विचार इसमें किया हुआ है। अलग अलग प्रकार से जो योजनाएं बंद पड़ी है उन योजनाओं का विचार भी इसमें किया है। रीडेवलपमेंट का भी विचार किया है। सेल्फ रीडेवलपमेंट का भी विचार इसमें किया हुआ है। लैंड बैंक्स तैयार करने का विचार किया हुआ है। अफोर्डेबल हाउसिंग का विचार किया हुआ है। सस्टेनेबिलिटी लाने का विचार भी इसमें किया है। नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लाने का भी विचार इसमें किया हुआ है। ग्रामीण शहरी सभी प्रकार के हाउसिंग की नीड्स को ध्यान में रखते हुए इस धोरण को, इस पॉलिसी को तैयार किया गया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 2007 के बाद एक बहुत ही डायनामिक इस प्रकार की हाउसिंग पॉलिसी आज मंत्रिमंडल ने तैयार की है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2007 के बाद पहली बार राज्य की हाउसिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया है। फडणवीस ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि अब तक जो काम अटके हुए थे उन्हें फिर से शुरू करने के लिए नई व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र सरकार की घरों की इस नई नीति में भविष्य में बनने वाले घरों की संख्या, निर्माण की गति और आवंटन की प्रक्रिया पर खास ध्यान देने की बात भी कही गई है। सरकार का कहना है कि अब हाउसिंग सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि जनहित में एक आंदोलन की तरह चलेगी। अब देखना ये होगा कि मेरा घर मेरा अधिकार का सपना कितने लोगों को उनका अपना आशियाना दिला पाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल की महाराष्ट्र के मंत्री के तौर पर वापसी हुई है। मंगलवार सुबह 10 बजे उन्होंने राज्य के मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। छगन भुजबल महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता हैं। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1947 को हुआ था। वे नासिक जिले के येवला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में मुंबई में सब्जी विक्रेता के रूप में काम किया था। उन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। भुजबल ने 1960 के दशक में शिवसेना से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और लगभग 25 वर्षों तक इस पार्टी के साथ रहे। वे 1985 में मझगांव से शिवसेना के विधायक चुने गए और 2 बार इस सीट से जीते भी। 1991 में मंडल आंदोलन के दौरान ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर शिवसेना से मतभेद के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। बाद में जब शरद पवार ने 1999 में एनसीपी का गठन किया तो भुजबल उनके साथ चले गए। उसी वर्ष कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार में वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी बने। भुजबल ने विभिन्न मंत्रालयों जैसे गृह, सार्वजनिक निर्माण, खाद्य और आपूर्ति, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री के रूप में कार्य किया है। 20 मई 2025 को उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में फिर से मंत्री पद की शपथ ली है। भुजबल वर्तमान में अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ हैं, जो महायुति गठबंधन बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का हिस्सा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने 41 सीटें जीती थी। 2016 में भुजबल को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से 2 साल तक वो जेल में रहे। बाद में उन्हें जमानत मिली। 2024 में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से भुजबल नाराज थे और उन्होंने अजित पवार पर निशाना साधा था
और आज फिर एक बार वो मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। मुंबई में मंगलवार को मौसम में बदलाव की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शहर में बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। मुंबई के उपनगरीय इलाकों में भी बारिश की संभावना है। सांताक्रूज वेधशाला ने अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। कोलाबा में शहर की वेधशाला ने अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। आईएमडी ने मुंबई, पुणे, पालघर और धुले जिलों के लिए 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका अर्थ है सतर्क रहें और सावधान रहें। इस दौरान बिजली के साथ गरज और बारिश, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की भविष्यवाणी की गई है। इसके अलावा कोंकण, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका अर्थ है सतर्क रहें या कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें। मुंबई के लोगों को मौसम की आदतन जानकारी के लिए सतर्क रहना चाहिए। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दुनिया के कई देशों में एक बार फिर कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के कई हिस्सों में कोविड-19 संक्रमण की एक नई लहर चल रही है। हांगकांग, सिंगापुर, चीन और थाईलैंड में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी की जानकारी सामने आ रही है। वहीं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना के कुछ मामले देखे जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार 2 कोरोना संक्रमक पीड़ितों की मौत की खबर है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई के केईएम अस्पताल में कोविड-19 से संक्रमित 2 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन प्रशासन ने कोरोना के चलते ही मौत हुई है इसकी पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि दोनों मरीजों में पहले से ही गंभीर बीमारी थी। वहीं राज्य के आरोग्य मंत्री प्रकाश आविटकर ने मीडिया से बात करते हुए लोगों से अपील की है कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ना ही कोई कारण है और ना घबराने की जरूरत है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है ताकि संक्रमण को शुरुआती चरण में ही रोका जा सके। विभाग ने जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने की भी तैयारी कर ली है। आरोग्य मंत्री का कहना है कि अब लोगों की इम्यूनिटी पहले से मजबूत है। वहीं अब लोगों को कोरोना के साथ रहना होगा। टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आना अब आम है, लेकिन संक्रमण का खतरा पहले की तरह नहीं है और लोगों को पहले से ही सतर्क रहने की जरूरत है। मुझे आपके माध्यम से सभी जनता को आह्वान करना है कि ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना जो कि इसके पहले हम लोग बहुत उसके बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने काम किया है। अब कोरोना नॉर्मल जैसा हो गया है, उसके लिए अभी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी प्रतिकार शक्ति हम लोगों की बढ़ गई है और प्रतिकार शक्ति बढ़ने के कारण ये जो कोरोना की अभी स्थिति है वो तो चलती रहेगी। कोरोना अभी हम साथ लेके ही चलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर, जो 2 मौतें हुई है वो कोविड के कारण हुई है कि अभी जो 2 पेशेंट मुंबई में केएमई में जो उनकी डेथ हुई है उनको कोमॉर्बिड थे, उनके पहले जो आजार थे उसके कारण उनकी मौत हो गई है, जो कि अभी हम लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि जैसे कि ये कोरोना के कारण ही हुए। ऐसा नहीं है, कोमॉर्बिड होने के कारण उनकी डेथ हो गई। सरकार कितनी अलर्ट है किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए? सरकार बिल्कुल अलर्ट है। कोई भी अगर ऐसा कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए जो कुछ उपाय योजना करनी चाहिए उसके लिए सरकार बिल्कुल अलर्ट है। हम आपके माध्यम से फिर से लोगों को अपील करते हैं कि ऐसी कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने डॉक्टर से सलाह अच्छी तरह से लीजिए और अपने तबीयत का ध्यान रखिए।
बड़ी खबर पालघर से है, जहां जिला कलेक्टर कार्यालय में बम रखे जाने की धमकी से हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए ये सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। धमकी भरा ईमेल मिलते ही जिला कलेक्टर कार्यालय को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर निकालने के बाद परिसर को पूरी तरह सील कर दिया गया। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर गहन तलाशी अभियान शुरू किया। मामले की गंभीरता को समझते हुए कलेक्टर ऑफिस को अब सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है और इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज सुबह डीएम ऑफिस में ऑफिशियल मेल आईडी पे एक मेल रिसीव हुआ है। उसमें बॉम्ब की थ्रेट्स उसमें विजिट किया है। जो भी थ्रेट मिला था उसके अनुसार हमारी जो एसओपी है उसके तहत हमने काम किया है। यहाँ के सभी बिल्डिंग हमने वैकेट किया है और हर फ्लोर को बीडीडीएस के द्वारा चेकिंग किया गया है। यहाँ से एडजेसेंट जो 2 बिल्डिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, वो भी हमने खाली किया है। वहाँ का भी पूरा चेकिंग 100% चेकिंग हमने पूरा किया है और बीडीडीएस स्क्वाड यहाँ पे अपना काम कर रही है। क्यूआरटी के लोग यहाँ पे है। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट ये दोनों बंद किया गया है। जो भी प्रिकॉशन है, जो भी एसओपी में दिया है, इसी अनुसार हमने पूरी कार्रवाई पूरी की है। 3:30 बजे का टाइम दिया है और उसके अनुसार जो भी कार्रवाई हमने किया है अभी तक कंप्लीट किया है और आगे की कार्रवाई ये अपने अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो अपनी पूरी कर रहे हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि अब तक कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी आशंका को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं। क्या ये महज अफवाह है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। मुंबई की जनता के लिए गर्व की बात है, कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ को संसद रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड देश के उन सांसदों को दिया जाता है जो संसद में सबसे ज्यादा सक्रिय, जिम्मेदार और जनहितैषी माने जाते हैं। वर्षा गायकवाड़ संसद में सवाल उठाने, बहस में भाग लेने और जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से रखने के लिए जानी जाती हैं। उनका संसद में प्रदर्शन उन्हें देश के श्रेष्ठ सांसदों की सूची में शामिल करता है। सिर्फ दिल्ली की संसद में नहीं, बल्कि अपने संसदीय क्षेत्र मुंबई दक्षिण मध्य में भी वो दिन रात जनता के मुद्दों को सुनने और सुलझाने में सक्रिय रहती हैं। खासतौर से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला अधिकार और झुग्गी पुनर्वास जैसे विषयों पर उन्होंने विशेष काम किया है। राजनीति वर्षा गायकवाड़ को विरासत में मिली है। उनके पिता एकनाथ गायकवाड़ एक नामी नेता रहे हैं और खुद वर्षा गायकवाड़ महाराष्ट्र में शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। मंत्री रहते हुए उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने, डिजिटल क्लासरूम और स्कॉलरशिप योजनाओं को मजबूती देने का काम किया। आज वर्षा गायकवाड़ सिर्फ एक सांसद नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहती हैं। संसद रत्न पुरस्कार के जरिए उनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। कांग्रेस पार्टी ने भी उनके काम की प्रशंसा की है। मुंबई की इस बेटी ने संसद में अपनी बुलंद आवाज से न केवल शहर का नाम रोशन किया, बल्कि एक नई पीढ़ी के लिए सार्वजनिक सेवा की नई मिसाल पेश की है। संसद रत्न अवार्ड वर्षा गायकवाड़ के संघर्ष, निष्ठा और सेवा भावना का प्रमाण है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमित ठाकरे ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि अभी सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी है, संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में विजय रैलियां आयोजित करना ठीक नहीं है। अमित ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनीतिक दलों को जश्न मनाने वाली रैलियां आयोजित करने से रोकें। उन्होंने कहा कि युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, एक अस्थायी युद्ध विराम लागू है। जब परिणाम अभी भी अनिश्चित हैं, तो विजय रैली आयोजित करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को संयम बरतना चाहिए और इसके बजाय शहीदों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। पीएम मोदी को लिखे पत्र में ठाकरे ने पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही की सैन्य कार्रवाई के बाद जीत के माहौल पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने पत्र में लिखा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर कड़े लेकिन आवश्यक निर्णय लेने की देश को जरूरत है और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। ठाकरे ने आगे पत्र में लिखा कि संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, एक अस्थायी
संघर्ष विराम लागू है। जब परिणाम अभी भी अनिश्चित हैं तो विजय रैलियां आयोजित करना अनुचित है। हालांकि राज्य मंत्री आशीष शेलार ने ठाकरे की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा है कि रैलियां महज राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि भारतीय सैनिकों के साहस के प्रति सम्मान है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही है। हम कूटनीति में भी अग्रणी हैं, इसलिए हम दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्राएं योजना के अनुसार जारी रहेंगी। अहमदाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अहमदाबाद के चंदोला झील के आसपास के इलाके में 8,000 से ज्यादा मकान और ढांचों को गिराने की मुहिम शुरू हो चुकी है। मंगलवार सुबह से ही यहां 50 से ज्यादा बुलडोजर गरज रहे हैं और पूरे इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। ये पूरा ऑपरेशन किसी सामान्य अतिक्रमण विरोधी मुहिम के नहीं, ज्यादा बड़ा है। दरअसल अप्रैल के आखिर में पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने गुजरात में अवैध विदेशी नागरिकों की तलाशी तेज कर दी है। उसी दौरान चंदोला झील इलाके में छापेमारी कर 150 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया। इन बस्तियों को अवैध तरीके से बसाने के पीछे लालू पठान उर्फ लल्लू बिहारी नाम का शख्स सामने आया है, जो इन घुसपैठियों को किराए का मकान दिलवाने और फर्जी आधार कार्ड बनवाने में मदद करता था। अब इसी पूरे अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन के मुताबिक 3 दिन के भीतर इस पूरे इलाके में करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को खाली करवाया जाएगा। पहले चरण में अप्रैल में भी कार्रवाई हुई थी, जिसमें 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को कब्जे से मुक्त कराया गया था। अहमदाबाद के डीसीपी रवि मोहन सैनी का कहना है कि इलाके के सभी निर्माण पूरी तरह अवैध हैं और इन्हें हटाना जरूरी है। इसी वजह से पुलिस, एसआरपी और नगर निगम की संयुक्त टीम अब एक्शन के मूड में है। सरकार और एजेंसियां एक बार फिर देश के भीतर अवैध घुसपैठियों पर शिकंजा कस रही हैं और बुलडोजर राज की ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि सरकार अब जमीन से लेकर पहचान तक किसी भी स्तर पर अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त करने के कतई मूड में नहीं है। और खबरों में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार ओपनर ट्रेविस हेड कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके कारण अब वे आने वाले मैच नहीं खेल पाएंगे। एसआरएच के मुख्य कोच डेनियल विटोरी ने इसकी पुष्टि की है। हेड की अनुपस्थिति एसआरएच के लिए एक बड़ी कमी होगी, क्योंकि वे टीम के शीर्ष क्रम के प्रमुख बल्लेबाज हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में सहायक रही है। आपको बता दें कि एसआरएच पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है और अब शेष मैचों में सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। हेड की अनुपस्थिति एसआरएच के लिए एक बड़ा झटका है। अब देखना होगा एसआरएच के लिए हेड की जगह कौन सा खिलाड़ी लेता है और टीम किस तरह से इस कमी को पूरा करती है। एसआरएच को अपने अगले मैच में जीत के लिए नई रणनीति बनानी होगी। लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज दिग्वेश राठी पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने के लिए उन पर उनकी मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है। ये इस सीजन में तीसरी बार है जब उन्होंने लेवल 1 का उल्लंघन किया है, जिससे उन्हें 2 बार डीमेरिट पॉइंट मिले हैं। अब उनके पास कुल 5 डीमेरिट पॉइंट हो गए हैं, जिसके चलते उन पर एक मैच का बैन लग गया है। दिग्वेश राठी अब गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाएंगे। उन पर पहले भी पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में जुर्माना लगाया गया था। दिग्वेश राठी के बैन से
एलएसजी की टीम को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि एसआरएच के ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा पर भी मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने पहली बार लेवल 1 का उल्लंघन किया है, जिससे उन्हें एक डीमेरिट पॉइंट मिला है। दरअसल दिग्वेश राठी ने अभिषेक शर्मा को आउट करने के बाद नोटबुक सेलिब्रेशन किया था, जिससे अभिषेक गुस्सा हो गए थे और दोनों के बीच मैदान पर बहस हो गई। दोनों खिलाड़ियों के बीच माहौल काफी गर्मा गया था, जिसके बाद खिलाड़ियों और एम्पायर ने बीच बचाव किया। इस घटना के बाद दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया। अब देखना होगा कि आगे दोनों खिलाड़ी कैसे प्रदर्शन करते हैं। दोनों खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ा सबक है। कांस फिल्म फेस्टिवल में इस साल कई भारतीय फिल्में प्रीमियर के लिए पहुंची हैं, जिसमें से एक 25 साल पुरानी फिल्म अरण्य दिन रात है। सत्यजीत रे की क्लासिकल फिल्म अरण्य दिन रात एक एडवेंचर ड्रामा है। इस फिल्म को अब कांस में स्क्रीनिंग मिली है। शर्मिला टैगोर, सिमी ग्रेवाल फिल्म के प्रीमियर के लिए कांस पहुंची और अपने लुक से सभी को। शर्मिला टैगोर ने ग्रीन कलर की सिंपल साड़ी पहनी थी, जिस पर गोल्डन प्लेट बॉर्डर था। मिनिमल मेकअप और पेंडेंट के साथ उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया। शर्मिला टैगोर की सादगी भरे अंदाज ने फैन का दिल जीत लिया। 80 साल की शर्मिला ने साड़ी में सादगी भरे अंदाज से सभी को प्रभावित किया। शर्मिला की सादगी भरे अंदाज ने सभी को दिखाया कि सादगी में भी बेहद खूबसूरत दिखा जा सकता है। कांस के रेड कारपेट पर वॉक करने के लिए सितारे शानदार ड्रेसेस पहनकर आते हैं, लेकिन शर्मिला ने अलग ही अंदाज दिखाया। उनके इस अंदाज और खूबसूरती का हर कोई दीवाना हो गया। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।